नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका अपने चैनल हुनर एंकलैक्स पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि डेलीगेशन क्या होता है। तो नर्सिंग टास्क को कोई भी वो किसे और कैसे डेलीगेट किया जाता है, तो आइए सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि डेलीगेशन होता क्या है। तो डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना नर्सिंग टास्क किसी और पर्सन को बोल सकते हो करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेशेंट्स हैं, तो एक के आपने वाइटल साइंस चेक करने हैं, एक आपका अनस्टेबल पेशेंट है। तो आप अपना जो वाइटल साइंस वाला पेशेंट है वो किसी और अपने कुलीग को बोल सकते हो कि क्या आप मेरे लिए वाइटल साइंस चेक कर दे हैं, क्योंकि मेरा दूसरा पेशेंट थोड़ा अनस्टेबल है। तो जो आपने काम वाइटल साइन वाला किसी और पेशेंट को दिया, तो उसको डेलीगेट करना बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। तो आपने एक ध्यान रखना है कि जब आप डेलीगेट कर रहे हो तो वो पर्सन आपको पता होना चाहिए कि वो इनफ कॉम्पिटेंट है वो काम करने के लिए, और उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए वो काम करने के लिए। ठीक है। तो डेलीगेशन क्या है? आप अपना नर्सिंग टास्क किसी और को बोल रहे हो करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इवन दो अ टास्क में बी डेलीगेटेड टू समवन, द नर्स हु डेलीगेट्स मेंटेन्स अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द टास्क। आपने चाहे टास्क किसी और को दिया करने के लिए, ठीक है, पर फिर भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप ही अकाउंटेबल होंगे उस टास्क में अगर कुछ भी होता है। ठीक है। अकाउंटेबल होता है, आप आंसरेबल हैं उस चीज के लिए। हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, द नर्स कैन नॉट डेलीगेट एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स नर्सिंग जजमेंट और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो एक नर्स है, वो जिस सिचुएशन में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है वो डेलीगेट नहीं कर सकती। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी पेशेंट की लैब रिपोर्ट आई, तो लैब रिपोर्ट में पोटेशियम हायर साइड है। ठीक है। तो वो मेन नर्स ही उस लैब रिपोर्ट को लेगी, उसको मीन्स पढ़ेगी एंड क्रिटिकली थिंक करेगी कि मैंने क्या करना है आगे। तो वो ये काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती। तो वो किसी दूसरी नर्स को नहीं बोल सकती कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ, तो क्या आप मेरे लिए लैब रिपोर्ट मीन्स इंटरप्रेट करके आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये चीज दूसरी नर्स नहीं कर सकती। ठीक है। तो वो प्राइमरी नर्स ही करेगी। तो हमारे पास लास्ट में 5 राइट्स हैं डेलीगेशन के। तो फर्स्ट राइट है, राइट टास्क आपको डेलीगेट करना है दूसरे को। राइट डायरेक्शन एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मेरे पेशेंट के वाइटल साइंस चेक कर दो। ठीक है। तो आपको उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि मेरा पेशेंट इस रूम नंबर में रहता है, उसका ये नाम है, आपको पहले जाकर उसको ग्रीट करना है। ठीक है। एंड वाइटल साइन मशीन आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये चीजें आपने डायरेक्शन में कम्युनिकेशन में बतानी है। तीसरा है कि राइट पर्सन को डेलीगेट करनी है। ठीक है। आपने एलपीएन को देनी है या फिर असिस्टेड पर्सनल को देनी है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। राइट सर्कमस्टांस, अगर आपको किसी को डेलीगेट करना है कोई टास्क टास्क तो वो राइट सर्कमस्टांस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, तो आपका मन नहीं कर रहा कोई काम करने के लिए, तो आपने दूसरी नर्स को बोल दिया कि कि जाकर मेरे पेशेंट के वाइटल साइन चेक कर दो या फिर मेरे पेशेंट की ब्लड शुगर चेक कर दो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अगर किसी नर्सिंग टास्क को करना है डेलीगेट, तो आप उस सिचुएशन में मीन्स अगर आप बिजी हो तो ही आप डेलीगेट कर सकते हो वो नर्सिंग टास्क। ठीक है। तो अगर आप फ्री हो तो नहीं कर सकते आप। तो लास्ट वाला है राइट सुपरविजन एंड एवेल्युएशन। तो अगर आपने नर्सिंग टास्क डेलीगेट कर दिया है, तो लास्ट में आपको जाकर देखना है कि जो मैंने काम दिया था तो वो अच्छी तरह से हो गया या नहीं हुआ। ठीक है। तो ये होता है राइट सुपरविजन एंड एवेल्युएशन। So the nurse delegates only tasks for which he or she is responsible. जो वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही वो डेलीगेट करेगी किसी और को। ठीक है। कोई थर्ड पर्सन के काम को डेलीगेट नहीं करेगी। द नर्स हु डेलीगेट्स इज अकाउंटेबल फॉर द टास्क। तो वो अकाउंटेबल होती है, जब उसने किसी और को टास्क दिया तो वो आंसरेबल होती है। ठीक है। उसके लिए द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस टास्क की वो भी अकाउंटेबल होता है। तो मीन्स जो डेलीगेट करता है वो भी अकाउंटेबल है एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो भी अकाउंटेबल होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस कौन से हैं डेलीगेटिंग के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेलीगेट राइट टास्क टू द राइट डेलीगेटी। मीन्स राइट टास्क
to the right person. Be familiar with the experience of the delegate. एक्सपीरियंस के बारे में पता होना चाहिए कि उस बंदे को जिसको मैं काम दे रही हूँ उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, वो कौन सा काम कर सकता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, जो हॉस्पिटल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हैं वो क्या कहते हैं डेलीगेशन के बारे में, ठीक है, किनको डेलीगेट कर सकते हो आप, एंड जो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट है वो क्या कहता है डेलीगेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको बिफोर डेलीगेशन पता होनी। तो नेक्स्ट है आपको क्लियर डायरेक्शंस देनी है पर्सन को कि ये नर्सिंग टास्क है तो आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो थर्ड हमारे पास है डिटरमिन द डिग्री ऑफ सुपरविजन, कि कितनी उसको बंदे को सुपरविजन की जरूरत है, ठीक है। Then provide the delegate with the authority to complete the task. Provide a deadline for completion of the task, कि ये आप इसके लिए responsible हो, authorized हो and आपको ये काम इतने टाइम में करना है। Then हमारे पास आ जाता है evaluate करना है outcome of the care and that has been delegated. evaluate करना है लास्ट में, ठीक है, कि ये जो मैंने काम दिया है जैसे करना था तो वो वैसे हुआ या नहीं। देन लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रोवाइड फीडबैक टू द डेलीगेटी रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। जो काम जिस बंदे ने वो काम किया है अगर उसने बहुत अच्छा किया तो पॉजिटिव फीडबैक दो, अगर उसने कुछ नेगेटिव उसमें कर दिया तो उसको इंस्ट्रक्ट करो कि नेक्स्ट टाइम से आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे असिस्टिव पर्सनल, तो वो पर्सन कौन से काम कर सकता है, तो सबसे पहले तो वो सारे नॉन इन्वेजिव जो इंटरवेंशंस होती है ना तो वो सारे काम कर सकता है, जैसे कि स्किन केयर हो गया, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना, एम्बुलेशन, ग्रूमिंग, हाइजीन मेजर्स, ग्लूकोमीटर रीडिंग लेना। तो ग्लूकोमीटर रीडिंग वो ले सकता है बट ग्लूकोज हाई आया, शुगर लेवल हाई आया या लो आया वो नर्स इंटरप्रेट करेगी। इनपुट आउटपुट चार्ट करना तो वो चार्ट कर सकता है बट इनपुट हाई आई है या लो आई है, आउटपुट हाई है या लो है, ठीक है, तो वो नर्स डिसाइड करेगी। यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करना, बेसिक केयर दैट डजंट रिक्वायर असेसमेंट, एपीज कैन परफॉर्म रूटीन टास्क। तो ये सारे काम हमारा जो असिस्टिव पर्सनल है, एपी है, वो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स मींस एलपीएन और वोकेशनल नर्स बोल सकते हैं। कैन परफॉर्म ओनली नॉट ओनली द टास्क दैट एन एपी कैन परफॉर्म बट आल्सो सर्टेन इन्वेजिव टास्क सच एज, मींस वो सिर्फ एपी वाले भी काम कर सकती है वो, ठीक है, एंड उसने अपने तो काम करने ही है तो उसके खुद के काम वो कौन से कर सकती है, जैसे कि ड्रेसिंग चेंज वो कर सकती है पेशेंट की, ठीक है, सर्टन इन्वेजिव टास्क जैसे कि सक्शनिंग या यूरिनरी कैथेटराइजेशन है वो कर सकती है, मेडिकेशन वो एडमिनिस्टर कर सकती है। मेडिकेशन वो डायरेक्ट आईवी मेडिकेशन नहीं दे सकती, वो सिर्फ दे सकती है ओरल, सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलर और सिलेक्टेड पिगी बैग मेडिकेशंस ओनली, ठीक है। एंड ये जो एलपीएन या वीएन है वो कलेक्ट कर सकते हैं डाटा फ्रॉम द पेशेंट, जैसे कि हिस्ट्री लेना, एंड वो रीटीच कर सकती है। ये ध्यान देना आप, ये टीच नहीं कर सकती, रीटीच करती है। जो टीचिंग है, फर्स्ट टीचिंग है वो रजिस्टर्ड नर्स करती है आरएन, बट ये रीटीच कर सकती है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट है एलपीएन वीएन कैन केयर फॉर द स्टेबल क्लाइंट्स, ठीक है, ओनली स्टेबल क्लाइंट्स की केयर करती है, जो अनस्टेबल हैं वो रजिस्टर्ड नर्स के पास जाते हैं। तो अभी हमारे पास है रजिस्टर नर्स, तो वो क्या काम कर सकती है, ठीक है, तो वो एलपीएन वाले भी काम कर सकती है एंड उसके खुद के टास्क कौन से होते हैं, जैसे कि असेसमेंट करना मींस हेड टू टो असेसमेंट जो है वो रजिस्टर नर्स करती है, एंड प्लान करती है उसकी केयर पेशेंट की, इनिशिएट करती है टीचिंग, ठीक है, इनिशिएट मींस फर्स्ट टीचिंग रजिस्टर नर्स करती है, रीटीच एलपीएन कर सकती है, ये डिफरेंस को समझना आप। देन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस आईवी, ये आईवी मेडिकेशंस दे सकती है, जो एलपीएन है वो आईवी नहीं दे सकती। एंड आरएन कैन केयर फॉर द स्टेबल एंड अनस्टेबल क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास रजिस्टर नर्स के टास्क। तो अभी लास्ट में इनको याद करने के लिए देखो तो हमें पता है कि जो आरएन है वो उसके 3-4 ही काम है, ठीक है, जैसे कि असेसमेंट करना, प्लान करना, टीच करना, आईवी मेडिकेशन देना एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल क्लाइंट्स जो हैं वो
रजिस्टर नर्स करेगी, उसका ही काम है ये, ठीक है। एंड जो एपी है, असिस्टिव पर्सनल है, उसके सारे ही बेसिक काम है, जैसे कि स्किन केयर करना, एक्सरसाइज करवा दो पेशेंट को, एम्बुलेशन, ग्रूमिंग, हाइजीन, ग्लूकोमीटर रीडिंग, इनपुट आउटपुट, यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है। जो भी रूटीन टास्क है वो एपी को जाते हैं, ठीक है। आरएन के 3-4 काम है ये वाले जो हायर एंड पे होते हैं, एंड एपी के जो बिल्कुल बेसिक काम होते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर याद होगी आपको, ठीक है, तो जो बीच वाले काम होंगे सारे ही एलपीएन को जाएंगे, ठीक है। ड्रेसिंग चेंज, सक्शनिंग, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ओरल सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलर, तो ये सारे रीटीच करना, तो ये सारे काम एलपीएन के हिस्से में चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। द रजिस्टर नर्स इज प्लानिंग द क्लाइंट असाइनमेंट्स फॉर द डे, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर एन असिस्टिव पर्सनल। तो एपी इनमें से कौन सी चीज कर सकता है? तो फर्स्ट है रिक्वायरिंग ए कोलोस्टमी इरिगेशन, द क्लाइंट रिसीविंग कॉन्टिन्यूस ट्यूब फीडिंग, client who requires urine specimen collection, a client with difficulty swallowing of food and fluids। तो फर्स्ट वाला देखो ऑप्शन, कोलोस्टमी इरिगेशन, तो हमने पढ़ा है कि ये एपी के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आता। तो जो एपी है वो सारे बेसिक काम करता है, ठीक है, रूटीनली जो परफॉर्म होते हैं। क्लाइंट हु रिसीव्स कॉन्टिन्यूस ट्यूब फीडिंग, तो जो कॉन्टिन्यूस ट्यूब फीडिंग पे होता है क्लाइंट, तो उसको एस्पिरेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो आरएन या एलपीएन ही कर सकती है ये काम, तो ये एपी के नहीं आएगा एपी के। देन थर्ड है अ क्लाइंट हु रिक्वायर्स यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, तो ये काम हमने पढ़ा है कि एपी सबसे बेसिक काम करता है, बेसिक जो रूटीन काम है वो कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी ऑप्शन जो है वो थर्ड आएगी। फोर्थ क्या है? द क्लाइंट विद डिफिकल्टी स्वेलिंग फूड एंड फ्लूइड्स, तो इसमें भी डिफिकल्टी स्वेलिंग एंड फूड, क्लाइंट को डिफिकल्टी है स्वेलिंग के लिए, इट मींस एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये जो क्लाइंट है वो आरएन के हिस्से में जाएगा, ठीक है। तो जो एपी को हम डेलीगेट करेंगे, थर्ड वाला क्लाइंट डेलीगेट करेंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स एम्प्लॉयड इन लॉन्ग टर्म फैसिलिटी इज प्लानिंग असाइनमेंट फॉर द क्लाइंट्स on the nursing unit. The nurse needs to assign 4 clients and has LPN, licensed practical nurse, and 3 APs. 3 APs है उसके पास and 1 LPN है on the nursing team. Which client would the nurse most appropriately assign to the LPN? तो LPN के हिस्से में कौन सा क्लाइंट जाएगा? तो ऑप्शन ए है हमारे पास, who requires bed bath, ये एपी को जाएगा क्योंकि ये बेसिक केयर है। सेकेंड है एन ओल्डर क्लाइंट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन, तो ओल्डर है, एम्बुलेशन करना है बस उसको, तो ये भी एपी को जाएगा। थर्ड है हमारे पास अ क्लाइंट हु रिक्वायर्स आर्ली मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइंस, तो इसको आर्ली मेजरमेंट करने हैं वाइटल साइंस, बट इस स्टेटमेंट से ऐसे कुछ नहीं लग रहा है कि ये क्लाइंट अनस्टेबल है इसीलिए इसके आर्ली करने हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट स्टेबल है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये भी एपी को जा सकता है वाइटल साइंस मॉनिटर करना। एंड फोर्थ अ क्लाइंट रिक्वायरिंग एब्डोमिनल वुंड इरिगेशंस एंड ड्रेसिंग चेंज एवरी 3 आवर्स, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये क्लाइंट जो कि एलपीएन को जाएगा, ठीक है। जो वुंड इरिगेशन है तो ये एपी को नहीं जा सकता है क्योंकि उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। तो वुंड इरिगेशन एंड ड्रेसिंग चेंजेस है एवरी 3 आवर करनी है, तो ये एलपीएन करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इन चार्ज ऑफ अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी इज प्लानिंग द क्लाइंट असाइनमेंट्स फॉर द डे, विच क्लाइंट वुड द नर्स असाइन टू द असिस्टिव पर्सनल। तो एपी को कौन सा क्लाइंट देंगे? तो याद रखिए एपी इज फॉर बेसिक केयर ओनली, ठीक है, हाइजीन एंड जो बेसिक डेली लाइफ के टास्क होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा टास्क है? तो पहले देखो ऑन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे है, क्लाइंट ऑन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। सेकंड है क्लाइंट विद डिस्निया हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, तो इससे डिस्निया है पेशेंट को, तो ये अनस्टेबल लग रहा है इस स्टेटमेंट से, तो इट मींस ये रजिस्टर्ड नर्स को जाएगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन थेरेपी भी चल रही है। थर्ड पे अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी, तो इसके लिए एपी को ट्रेनिंग कोई नहीं है, ठीक है, कि कैसे ट्रांसफर करना है हॉस्पिटल में, तो ये एलपीएन को जा सकता है।
फोर्थ है अ क्लाइंट विद अ गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब हू रिक्वायर्स अ ट्यूब फीडिंग एवरी 4 आवर, तो ये भी एलपीएन कर सकती है, ठीक है? एलपीएन या आरएन दोनों कर सकती हैं। तो जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे है क्लाइंट, तो ये जो क्लाइंट है वो एपी को जा सकता है, ठीक है? क्योंकि अनस्टेबल कुछ नहीं है, सिर्फ बेड रेस्ट पे है एंड उसको बेसिक केयर देनी है या फिर उसको एक्सरसाइज वगैरह करवानी है, ठीक है? तो वो बेड रेस्ट पे एपी करवा सकता है। तो अभी मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको आज का टॉपिक डेलीगेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।